हम लोग स्टार्ट करते हैं एग्रीकल्चर एंड एसोसिएट एक्टिविटीज का है यहाँ पर। आज हम लोग चर्चा इसमें जो भी आंकड़े हैं वो गवर्नमेंट के आंकड़े हैं। इस पे है ना, जो भी डाटा होगा और जिस भी ईयर का है, जस्ट ये पिछले जो इकोनॉमिक सर्वे है उसके आंकड़े हैं, ठीक है ना। हम लोगों ने पढ़ा है कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो एसडीजी गोल है 2030 तक का, है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, उसका एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट क्या है? पॉवर्टी और हंगर को, है ना, इरेडिकेट करना, गरीबी और भुखमरी का निवारण को समाप्त करना है। और इस लक्ष्य की प्राप्ति में सबसे प्रमुख भूमिका किसकी होती है? कृषि की होती है, ठीक है ना। कृषि ही एक ऐसी क्रिया है, आर्थिक क्रिया है, जिसके द्वारा हम भूखमरी का निवारण कर सकते हैं, गरीबी को दूर कर सकते हैं, ठीक है। इस डाटा में कहा गया है कि पिछला जो 5 वर्ष का है, 17-18 से लेकर के 21-22 में 5% की दर से औसत वृद्धि के साथ कृषि अभी भी बिहार के सकल, है ना, जो एसबीए हमारा है, ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिशन में 20% का योगदान करता है, ठीक है। हम लोग बात कर रहे हैं जीएसभीए, ठीक है। जीएसडीपी जब जीएसभीए की बात हम लोग करते हैं तो इसको आप लोग ध्यान में से रखेंगे। ऐसे पीडीएफ शेयर किया जाएगा, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है ना। इसको पीडीएफ में बना लिए हैं और आपको हम शेयर करेंगे, ठीक है। 2020-21 में जो हमारा नेट सोन एरिया था वो 50.5 लाख हेक्टेयर था, ठीक है। और अगले साल देखो देखो 21-22 में कुल खाद्यान्न उत्पादन 184.9 लाख टन था। ये सब आपको याद रखना है, कॉपी में आप इसको नोट करके रखेंगे। और ये फैक्चुअल डाटा है, इंटरव्यू में कभी कभी पूछ भी लिया जा सकता है, इसलिए आपको ध्यान से इसको रखना है, ठीक है। हमारा जो जीएसडीए है, ठीक है, जीएसडीपीए है, इसमें जल कृषि, एक्वाकल्चर, फिशरीज है ना, और देखो केटल रेयरिंग है। इन सब का संयुक्त योगदान जो 8.4% रहा था उसी साल, ठीक है। और 1.427 लाख रुपया के खर्च करने के बाद बिहार में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग करके मक्का और धान की फसलों के संकर बीजों के जेनेटिक पहचान के लिए कार्यक्रम शुरू किया गया, ठीक है ना। मतलब डीएनए फिंगरप्रिंट, जैसे कुछ लोगों का बायोटेक्नोलॉजी भी इसमें है, वो लोग जानते होंगे, जिनका नहीं भी है उनको भी जानना होगा किस प्रकार से हम बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके और अलग अलग फसल का डीएनए का उपयोग करके हम लोग क्या करते हैं, नए जेनेटिक पहचान के लिए हम लोग काम करते हैं, नई नस्ल नई प्रजाति का विकास करने के लिए हम लोग काम करते हैं, ठीक है। 2022-23 में जो हमारा सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन प्रोग्राम शुरू हुआ था, सर्टिफाइड सीड बोलते हैं, प्रमाणित बीज उत्पादन कार्यक्रम के तहत दलहन और तिलहन के बीजों के उत्पादन के लिए 5,000 रुपये प्रति क्विंटल प्रोत्साहन राशि दी जाती है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि बीएओ के रूप में आपको वहां पर बहुत सारी योजनाओं को लागू करना होगा। आपको जरूर याद रखना चाहिए कि हाँ, प्रोत्साहन राशि कितनी दी जाती है, ठीक है ना। वर्ष 2021-22 में सिंचाई विकास का कुल व्यय, ठीक है, 2,670.49 करोड़ रुपया था, ठीक है, याद रखना है। आगे देखिए, इसमें अभी तक जो रजिस्टर्ड फार्मर्स हैं, रजिस्टर्ड फार्मर्स हैं अभी तक इस कार्यक्रम में जो डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए 1.9 निबंधित किसान हैं, ठीक है, ये करोड़ में है। और 108 करोड़ रुपए के व्यय से सुपौल जिले में उत्कृष्टता केंद्र के जरिए भौतिक मॉडलिंग की स्थापना का काम किया जा रहा है। कोई विद्यार्थी इसमें अगर सुपौल जिले का होगा तो जानता होगा, जानना चाहिए उसको, ठीक है ना। और इन चीजों को ध्यान से समझना है, ठीक है। जिले के बारे में जानकारी रखना होता है ना। जो हमारा एग्रीकल्चर और एसोसिएट एक्टिविटीज है, एसोसिएट क्षेत्र है, ठीक है, उसमें जो हमारा एसडीजी गोल अभी हम बात कर रहे थे 2030, इसके एजेंडा काफी महत्वपूर्ण है। इसके लक्ष्यों में गरीबी, भूख निवारण, जलवायु परिवर्तन का मुकाबला, जो क्लाइमेटिक चेंज है, क्लाइमेटिक चेंज के चलते हमारे एग्रीकल्चर पर और हमारे जनजीवन पर बहुत काफी प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो इसको कैसे मुकाबला करें, ये भी हमारा एसडीजी गोल के प्रमुख लक्ष्यों में से है, ठीक है। ग्रामीण जीविकाओं का संधारण भी करना है, ठीक है। जो ग्रामीण क्षेत्र में, ठीक है ना, किस प्रकार से जीविका का आजीविका का संधारण होगा, ये भी इसमें शामिल है, ठीक है।
तो अपनी अग्रवर्ती और पृष्ठवर्ती कार्यों के कारण, मतलब फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों, कृषि और एसोसिएट एक्टिविटीज है, इसका विकास बिहार की अर्थव्यवस्था के समग्र विकास के अत्यंत महत्वपूर्ण है। मतलब बिहार के विकास की बात आई थी, आप वहां बताएंगे कि बिना कृषि के विकास का, जैसे एक्टिविटीज के विकास का, बिहार के विकास में काफी, ठीक है ना, समस्याएं हो सकती है अगर नहीं विकास होगा तो। इसलिए अगर हम विकास की बात करते हैं बिहार में, तो ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर विकास करेंगे, सर्विस का विकास करेंगे, लेकिन एग्रीकल्चर का बहुत ही जरूरी है। ठीक है, राज्य में अभी न्यूनतम 88% आबादी ग्रामीण क्षेत्र में रहती है। ठीक है, आपने पढ़ा है, कंफ्यूज नहीं होना है कि 77% लोग कृषि पर निर्भर हैं, एक जनसंख्या लगभग 88% गाँव में रहती है। अभी जो सेंसस हुआ हम लोग का 2011 में, जनरल सेंसस हुआ है, उसी का आंकड़ा का आपको दिमाग में रखना होगा। ये जनगणना 2011, ठीक है, का रिपोर्ट है, ये बता रहा है। ठीक है, वही एनएसएसओ का जो आंकड़े हैं, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन का आंकड़ा है, इसमें जो हमारा शाब्दिक श्रमशक्ति सर्वेक्षण की बात कर रहा है, जिसमें 50% श्रमिक आज भी कृषि में नियोजित हैं। मतलब रोजगार का जो साधन है वो 50% कृषि के क्षेत्र में ही है। ठीक है, और प्रचुर जल संसाधन, देखो पोटेंसी हमारे पास है, देखो पोटेंसी बिहार में क्या है, एडिक्वेट वाटर रिसोर्सेज, फर्टाइल लैंड, एलुवियल सॉइल, ये हमारा सबसे बड़ा संसाधन है। और लेबर फोर्स, ठीक है, ये लेबर फोर्स पूछता है ना कि बिहार में कृषि के लिए क्या क्या पोटेंशियल है। ठीक है, उसमें बहुत से पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे, जिसमें महत्वपूर्ण है, ठीक है, लेबर है, सस्ता श्रमिक भी है, प्रचुर जल संसाधन है, फर्टाइल लैंड है, ठीक है ना, और सरकार की पॉलिसी भी है कृषि क्षेत्र में काम करने के लिए, जो हम लोग बात करते हैं रोड मैप की। ठीक है, रोड मैप, तो 4-5 पॉइंट ऐसे बात करेंगे, इंटरव्यू में तो बहुत लंबा समय मिलता नहीं है, तो इतना आप बात कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से देखो है, तो ये हो गया तुम्हारा। वर्ष 2000 में झारखंड के अलग हो जाने के बाद से कृषि और सहवर्ती क्षेत्र बिहार के समग्र आर्थिक विकास के लिए और भी अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। क्योंकि बिहार का बंटवारा जब हुआ था 15 नवंबर 2000 ईस्वी में, है ना, झारखंड का क्षेत्र अलग हो गया, तो हमारा जो मिनरल्स वाला सेक्टर था, मिनरल्स का पार्ट था, वो झारखंड में चला गया। अब हमारे पास एग्रीकल्चर के अलावा कोई दूसरा साधन नहीं बचा है। ठीक है ना, तो यही सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास है, ज्यादा जरूरी है इसको विकसित करना। ठीक है, ऊपर दिख रहा है सबको। राज्य सरकार ने विभिन्न सिंचाई प्रौद्योगिकी, ग्रामीण अभिसंरचना, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के निवेश के लिए कृषि, आगे देखो, कृषि रोड मैप में वर्णित अनेक कार्यक्रम चलाए हैं। इन सबके चलते कृषि को बल मिला है। ठीक है, क्या क्या बात कर रहे हैं हम लोग, इरिगेशन है, टेक्नोलॉजी है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर है। ठीक है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर है, इससे क्या हुआ है, कृषि को तो बल मिला ही मिला है, फसल की उपज भी बढ़ी है, विविधता में वृद्धि हुई है, और ग्रामीण आय बढ़ी है। देखो सरकार कहाँ तक सक्सेसफुल है, अगर ये पूछा जाएगा, तो दिमाग में क्या क्या रखना है कि जो सरकार ने काम किया है, सिंचाई में वृद्धि, टेक्नोलॉजी पे काम किया है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया, जैसे रोड की का निर्माण किया गया गांव गांव में। आप जानते हैं मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, प्रधानमंत्री, है ना, सड़क योजना के बारे में बताएंगे, भारत निर्माण योजना के बारे में बताएंगे, सब नोट कर लेना है। ठीक है, इसके द्वारा सड़कों का निर्माण किया गया। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र में बिजली की व्यवस्था करवाई गई है, ग्रामीण क्षेत्र में टेलीफोन, मोबाइल, इंटरनेट की सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई है। ठीक है ना, इस प्रकार इससे क्या हुआ है कि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलप करने से हमारे देश राज्य में कृषि उत्पादन को बढ़ावा मिला है। ठीक है, इवन की फसल का जो प्रोडक्टिविटी है हमारा, वो बढ़ा है, और अलग अलग फसलों का भी विकास हुआ है, विविधताएं बढ़ी हैं, और रूरल इनकम भी बढ़ रहा है। ये ध्यान रखना, ये सरकार की सफलता को बताना रहता है। ठीक है, पिछले वर्षों के दौरान हम बात करते हैं, तो बिहार में कृषि और सहवर्ती क्षेत्र की वृद्धि दरें ऊपर नीचे होती रही है। इसमें एक बॉक्स यहाँ दिया हुआ, तालिका 3.1, उस पर हम लोग बात करेंगे ऊपर नीचे होने क्या कारण है। आखिर कृषि और सहवर्ती क्षेत्र
कंटिन्यूअस ग्रो क्यों नहीं कर रहा है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा अगर, तो आपको दिमाग में रखना है कि ऐसा इसलिए है, हमारे राज्य को अक्सर बाढ़ और सूखा का सामना करना पड़ता है, जिससे फसलों के उत्पादन में काफी है ना प्रभाव पड़ता है। और प्रचुर प्रकार के संसाधन होने के बावजूद भी हमारे यहाँ क्या होता है, फसल विकास को बल नहीं मिल पाता है, ये ध्यान में रखना है। ठीक है। पशुधन, मत्स्य खेत, एक्वाकल्चर, है ना, फॉरेस्ट्री, सब जब हम लोग पीछे बात कर चुके थे, ये प्रमुख क्षेत्र थे जिसमें 2019-20 में के लिए अंतिम अनुमान उपलब्ध है। और इन्होंने कृषि क्षेत्र के संबंधित क्षेत्रों को ताकत दिया है, मतलब कृषि को स्ट्रेंथन करने के लिए, एग्रीकल्चर को स्ट्रेंथन करने के लिए, ठीक है ना, क्या है, ये हमारा पशुधन, मत्स्य खेत, जल कृषि, वानिकी, काष्ठ उत्पादन, ठीक है, जो वन से लकड़ी का उत्पादन होता है, ये सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, इन सब पर ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है ना, मतलब ये सब भी कृषि को बढ़ावा देता है। ठीक है, ये सब हमारा पॉइंट यहाँ पर है जो आप लोग को याद रखना है। ये चार्ट है यहाँ, ठीक है, ये वाला चार्ट है। कुछ विद्यार्थी देखो टी में क्यू में है, एक मिनट, सबको हमने कहा था कि समय से जुड़ना है। चलिए, तो जो हमारा पीछे हम चर्चा कर रहे थे, जो हम चार्ट के बारे में बात कर रहे हैं, कि ये 2011-12 का जो फिक्स्ड प्राइस है, ये स्थिर मूल्य है, फिक्स्ड प्राइस। ठीक है, फिक्स्ड प्राइस पे बात किया जा रहा है। इसमें बिहार में कृषि क्षेत्र की वार्षिक वृद्धि दर है, ग्रोथ रेट है, एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इन बिहार ऑन द फिक्स्ड प्राइस। ठीक है, ईयर 2011-12, ये 17-18 से लेकर 21-22 तक के त्वरित अनुमान किए गए हैं। आपको केवल देखना है कि किस प्रकार से ये बढ़ रहा है कि घट रहा है, क्या हो रहा है, इसका दिमाग में रखना है। ठीक है, जैसे फसल के क्षेत्र में हमारा जो स्थिर मूल्य पर विकास है 11.9% है 21-22 का जो त्वरित अनुमान है। ऐसे 20-21 का जो फाइनल हमारा है वो है 8.1। ठीक है, केटल रेयरिंग में, पशुधन में आपका है 6.9, वानिकी और काष्ठ उत्पादन का आपका, फॉरेस्ट्री का है 3.5, ठीक है, एक्वाकल्चर और फिशरीज का है 11.5। ठीक है, इस प्रकार से इसका ग्रोथ रेट इस तरह से आता है। ठीक है, ओवरऑल अगर हम एवरेज बात करते हैं तो टोटल मिलाकर के 9.6 है ग्रोथ रेट। ठीक है ना, मतलब 11-12 के मूल्य पर एग्रीकल्चर एंड एसोसिएट एक्टिविटीज का एवरेज ग्रोथ हमारा है 21-22 का जो, ठीक है ना, अनुमान लगाया गया है, त्वरित अनुमान है 9.6 है। और इसमें सबसे ज्यादा क्या है, अभी 21-22 वाले में नंबर 1 पे फसल ही है। दूसरे नंबर पर देखिए फिशरीज और एक्वाकल्चर है, ध्यान रखना है। तीसरे में कैटल रेयरिंग है, और चौथा में सोशल फॉरेस्ट्री है। इसको चार्ट बना लीजिएगा, 1 2 3 4 करके लिख लीजिएगा, टॉप कौन है, वन कौन है, टू कौन है। ठीक है ना, तो इस तरह से इस आंकड़े को भी ध्यान में रखना है। ये जो जो आंकड़े हैं ये वाले, ठीक है, मैंने पहले बताया है, परेशान नहीं होना है, ये आपको भेजा जाएगा। ठीक है ना, तो ये आंकड़ा है, दिया हुआ है एरिया वेस्ट, एरिया के आधार पर बिहार में जो होल्डिंग का नंबर ऑफ होल्डिंग है, इसको हिंदी में जोत बोलते हैं, अंग्रेजी में होल्डिंग है, नंबर ऑफ होल्डिंग। ठीक है, तो यहाँ है, ठीक है, नंबर ऑफ होल्डिंग, ये है हमारा एरिया, क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, मार्जिनल, यह मार्जिनल होल्डिंग है। मार्जिनल होल्डिंग बोलते हैं 1 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल वाले को। स्मॉल होल्डिंग बोलते हैं 1 से 2 हेक्टेयर वाले को। ठीक है, तो यहाँ है तो सेमी मीडियम, ये मीडियम, तो 2 से 4 हो गया सेमी मीडियम। ठीक है, मीडियम हो गया 4 से 10 हेक्टेयर, और ये लार्ज होल्डिंग है, ये लार्ज होल्डिंग। ठीक है ना, 10 हेक्टेयर से अधिक। तो ये आपको याद रखना है, आप लोग चूंकि कृषि विज्ञान से पढ़े हुए हैं, मुझे लगता है कि सभी लोगों को ये जानकारी होगी, है ना।
अगर जानकारी जिन लोगों जो भूल गए होंगे तो अपने याद रखेंगे। 1 हेक्टेयर, 1 से 2 हेक्टेयर, आप इसको चार्ट बना लीजिएगा इस तरह से करके, ऐसे नंबर लाइन पर। ठीक है, 1 हेक्टेयर, 2 हेक्टेयर, 4 हेक्टेयर, 10 हेक्टेयर, 10 से ऊपर। ठीक है, इसमें एक होल्डिंग ये है, दूसरा है स्मॉल होल्डिंग। ठीक है, सेमी, मिडिल, मिडिल, लार्ज। आप यहाँ पे अपना बना लीजिएगा इस तरह से। ठीक है, इससे ऊपर इस तरह से बना करके आप काम चला सकते हैं। तो नंबर ऑफ जो होल्डिंग हमारा है, ध्यान रखो, हम 15-16 की बात करते हैं, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं रहता है। ठीक है ना, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। 15-16 में क्या है, मार्जिनल होल्डिंग 14,971 है। 14,971 हजार, इतना है। मतलब 1,49,71,000, 1,49,71,000 हमारे यहाँ मार्जिनल होल्डिंग है। दूसरा ध्यान देने की बात क्या, देखो 5-6 में कितना था, देखो 10-11 में कितना था, और इसमें क्या हो रहा है, मतलब सीमांत जोतों का की संख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है, घट रही है, बढ़ रही है। सीमांत जोतों की संख्या बढ़ रही है। स्मॉल होल्डिंग देखो 102 हेक्टेयर है, क्या है ये, दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है, घट रहा है। तो 978 था, 948 हो गया, 944 हो गया। ये क्या हो रहा है, घट रहा है। ठीक है, सेमी, मीडियम, ये भी देखो, ये भी क्या हो रहा है, घट रहा है। ऐसे इंडिकेट कर रहे हैं। मिडिल होल्डिंग क्या हो रहा है, देखो घट रहा है, हालांकि दोनों स्थिर रहा है, लेकिन यहाँ मान लो इसको कि घट ही रहा है। और लार्ज होल्डिंग जो है इसमें बहुत कम है, क्योंकि है ही नहीं। ठीक है ना, बहुत नगण्य है, तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं हो रहा, लेकिन ये भी क्या हो रहा है, धीरे धीरे घट ही रहा है। ठीक है ना, तो बड़े होल्डिंग घट रहे हैं, क्योंकि परिवार में बंटवारा हो रहा है। बंटवारा होने के बाद जमीन आपस में लोग, मान ली 5 भाई है, 5 भाई में बट गया। फिर 5 भाई के अगर 2-2 बेटे हो गए तो 10 भाई में बढ़ जाएगा। तो बढ़ते बढ़ते धीरे क्या होता है, लार्ज स्केल, लार्ज होल्डिंग चेंजेस टू स्मॉल, मीडियम होल्डिंग, मीडियम होल्डिंग चेंजेस टू स्मॉल होल्डिंग, स्मॉल होल्डिंग चेंजेस टू मार्जिनल होल्डिंग, ऐसे चेंज होता रहता है। ये इस तरह से जोतों की संख्या के बारे में आपको 2 चीज याद रखना है, कि सबसे ज्यादा कौन है, मार्जिनल होल्डिंग, याद रखना है। ठीक है, उसके बाद स्मॉल होल्डिंग, फिर मीडियम होल्डिंग, और लार्ज होल्डिंग सबसे कम, और सीमांत होल्डिंग बढ़ रहा है, बाकी सब घट रहा है। ये ध्यान में रखना है, बस हो गया, इसके बारे में इतना जानकारी रखना है। अब ये जो क्षेत्रफल है 1000 हेक्टेयर में है, ठीक है, क्षेत्रफल आपका देखिए, ये याद रखना है, सबसे ज्यादा देखो क्षेत्रफल यही आ रहा है, क्योंकि ये आपका सबसे ज्यादा है। ठीक है, यहाँ भी वही ऑर्डर है, लेकिन ये देखो इसमें क्षेत्रफल में है 57.73, ये ध्यान रखो, यहाँ पर 91% था संख्या में, और एरिया में ये है 57%। ये आपका होल्डिंग के बारे में जानकारी है। ठीक है, बिहार में प्रयुक्त जोतों का औसत आकार है, ये आपको यहाँ पर नहीं दिख पा रहा है, ये पीडीएफ शेयर करेंगे उसमें दिख जाएगा। ठीक है ना, देखो यहाँ पर एक चीज और आ रहा है, बिहार में जो फसल पैटर्न है हमारा। ठीक है, एग्रो पैटर्न के बारे में बात हम करते हैं, बिहार की बात हो रही है ये। ठीक है ना, तो डाटा ही देख लेते हैं। और फसल पैटर्न में देखो 2017-18 से देकर के 21-22 तक का दिया गया है पैटर्न। ठीक है, ये खाद्यान्न हमारा है, फूड ग्रेन्स। ठीक है ना, फूड ग्रेन्स, इसमें देखो ये सीरियल्स, ये है पल्सेज है, यहाँ पर ऑयलसीड है, फाइबर है, शुगर केन। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग फसल के बारे में बता रहा है। तो 17-18 से लेकर 21-22 में देखो खाद्यान्न, देखो 93, तो देखो 7, मतलब 94 के आसपास ये भी है, 94, 94, 94, 94। इसको हम बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं बोलेंगे, इसको बोल सकते हैं कि लगभग क्या है, ये स्थिर रहा है। ठीक है, लगभग स्थिर रहा है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं आया। दलहन में देखो 86, मतलब 87 है, ये भी 87 है, 87 है, 87 है, 87 थोड़ा सा ज्यादा हुआ है। मतलब सीरियल्स में बहुत ज्यादा अंतर नहीं आया है। ठीक है ना, ये भी लगभग उसी तरीके से है, हल्का हल्का ये ग्रोथ इसमें दिख रहा है, एकदम मार्जिनल। ठीक है, दलहन में भी देखो यहाँ पर, दलहन भी लगभग स्थिर रहा है, ताकि दलहन थोड़ा सा गिरावट दिख रही है, हल्का सा, यहाँ देख रहा है ना, गिरावट हुई दिख रही है। तिलहन में देखो, तिलहन में देखो ये भी स्थिर रहा है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं रहा है, थोड़ा सा बढ़ा है।
ठीक है, 1.5 था, 1.7 चल रहा है। फाइबर क्रॉप जो हमारा रेशेदार फसलें हैं, ठीक है ना, इसमें देखो ये क्या है, यहाँ पर गिरावट आई है इसकी तुलना 17-18 की तुलना। शुगर केन जो हमारे बिहार का एक बहुत महत्वपूर्ण फसल है, इस पर गन्ना इंडस्ट्री भी निर्भर करता था, इसमें भी लगभग अस्थिरता बनी रही है। बहुत ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिल रहा है। ये देखो सोर्सेज है, ठीक है, ये सोर्सेज हमारा इकोनॉमिक एंड स्टेटिस्टिकल डायरेक्टरेट जो क्लास में कई बार बताए हैं, एक बीएओ को किन किन विभागों से तालमेल करने की आवश्यकता है, तो उसमें देखो ये भी आएगा, सांख्यिकी निदेशालय से आपको तालमेल रखना होगा, चूंकि डाटा आपको चाहिए होगा, ठीक है ना। ये आपको फिर यहाँ इसी तरह से फसलों के उत्पादन और उत्पादकता के रुझान के बारे में बात किया गया है कि बिहार में जिस प्रकार से हमारे राज्य में फर्टाइल लैंड है, वाटर रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है, लेबर फोर्सेज है, ठीक है ना, और हम सब्सिडी से सहायता भी सरकार द्वारा दी जा रही है, न्यू टेक्नोलॉजी अपनाई जा रही है, रोड मैप की बात हो रही है। तो इससे क्या हुआ कि पिछले कुछ वर्षों में बिहार में फसलों के विकास में योगदान किया गया, बढ़ा है, ठीक है। 3.7 नंबर जो तालिका है जो आगे आएगा, उसमें प्रोडक्टिविटी के रुझान दिए गए हैं, उत्पादन का और प्रोडक्टिविटी उत्पादकता का 3.8 में जो चार्ट आपको दिए जाएंगे, ठीक है। तो बिहार में कुल खाद्यान्न उत्पादन जो 19-20 में 163.8 लाख टन था, ये आंकड़े आपको याद रखने पड़ेंगे। 21-22 के में 184.9 लाख टन हो गया है। तो आपको याद रखना है कि लगभग हमारे राज्य में 185 लाख टन, ठीक है ना, अनाज का उत्पादन होता है अभी, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। तो वही कुल मिलाकर जो अनाज उत्पादन है, ठीक है, अनाज उत्पादन 19-20 की अपेक्षा 20.5 लाख टन बढ़ा है, यहाँ तो देखने से ही लग रहा है, ठीक है। और ये 20 लाख बढ़कर 181 लाख टन हो गया है, ठीक है ना। और 6.2% की वृद्धि है अनाजों के प्रोडक्टिविटी में। क्या है प्रोडक्टिविटी, देखो क्या है कि इस बार इसमें 3.212 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी, ये भी याद रखना पड़ेगा ये वाला डाटा। प्रोडक्टिविटी कितना है 2021-22 में, 3000 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 3012 है। अब 3000 खाली याद रखेंगे ना तो 3012 आपको याद हो जाएगा, ठीक है। 185 आप याद रखेंगे तो 184.9 आपको याद हो जाएगा। इस डाटा ऐसा ही याद किया जाता है, डाटा में बहुत ज्यादा एग्जैक्ट आप याद नहीं कर सकते हैं, ठीक है, में ज्यादा कठिन हो जाता है, ठीक है, इसलिए एवरेज करके याद रखिए। बिहार में जो सकल राज्यगत मूल्यवर्धन है ना, सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में कृषि क्षेत्र का परसेंट हिस्सा कितना है। ये आपका इकोनॉमिक सर्वे का आंकड़ा है, बार बार हम बता रहे हैं, 17-18 से लेकर के 21-22 तक का हमारा यहाँ पर ये आ रहा है ना। देखो फसल के क्षेत्र में, ठीक है, GS वैल्यू एडिशन हमारा है, ठीक है ना, ये एक 11.1% है, 21-22 का हमारा त्वरित अनुमान है, ठीक है। क्रॉस टोटल है 21.1, नहीं, ये एवरेज निकाल लीजिएगा यहाँ पर आप, ठीक है। 11.1 है क्रॉप्स का, केटल रेयरिंग का है 6.6, फॉरेस्ट्री का है 1.6, ठीक है, फिशरीज एंड एक्वाकल्चर 1 ठीक है, ये 8, और एग्रीकल्चर फिशरीज और फॉरेस्ट्री सब मिला करके आपका है ये 21.1, ये आपको GSVA का परसेंटेज है, जो बहुत ज्यादा ये नहीं है, आपको बस एक बार देख लेना है इसको। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक चार्ट है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है। तो लैंड यूज पैटर्न की बात है, आपको ये समझ में आएगा, अच्छे से समझना चाहिए, पहले पढ़े होंगे आप लोग। लैंड यूज पैटर्न में हमारा, ठीक है, अभी वर्तमान समय में जो देख रहा है, शुद्ध बुआई क्षेत्र, ठीक है, नेट कल्टिवेटेड एरिया है 53.9%, ठीक है, और जो भूमि अकृष्ट भूमि है, ठीक है, नॉन कल्टिवेटेड है, नॉन कल्टिवेटेड 2.8% है, ठीक है। फॉरेस्ट रीजन जो हमारा है 6.6 अभी है, ये ब्लू रंग वाला है, ठीक है ना। और बैरन लैंड बंजर भूमि देखो ये पे है 0.5, काफी कम है, क्योंकि हमने पिछले बार भी बताया था
धीरे धीरे हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रति क्षेत्र को और बैरन लैंड को हम लोग कृषि भूमि में बदलते जा रहे हैं, और वो बढ़ रहा है, एरिया बढ़ रहा है, ठीक है ना। और वर्तमान समय में जो फैलो लैंड है, प्रति लैंड है, तो हम लोग फैलो लैंड बोलते हैं, ठीक है ना। बंजर को बैरन लैंड बोलते हैं, ठीक है, बैरन लैंड। तो ये आपका प्रति अभी 12.8 है, ठीक है, 12.8% और 13 आप ऐसे करके याद रखें। और एग्रीकल्चर के लिए अनुपलब्ध भूमि है, जो अवेलेबल नहीं है, ठीक है, ये है 23.3%। मतलब लैंड यूज पैटर्न को आप दिमाग में रखेंगे और ये देखेंगे, काम आपको बेसिकली इसी पर करना है। और हमें अगर कुछ चेंजिंग करना होगा तो क्या कर सकते हैं, जो प्रति भूमि है इसको हम लोग कृषि भूमि में चेंज कर सकते हैं, बंजर भूमि को हम इसमें चेंज कर सकते हैं। इसको तो बढ़ाना ही चाहिए। जो कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि है वहां पर फॉरेस्ट लगा सकते हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। जो अकृष्ट भूमि वर्तमान प्रति को छोड़ करके 2.8 है, इसको हम अकृष्ट को अकृष्ट कर सकते हैं, नॉन कल्टीवेटेड को कल्टीवेटेड कर सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि एग्रीकल्चर के विकास के लिए आप क्या क्या उपाय सुझाव सकते हैं, तो सिंचाई और ये है ना बीज के बेहतर करने के जैविक कृषि के अलावा इसे बताया जा सकता है कि लैंड यूज पैटर्न को हम थोड़ा सा और सुधार सकते हैं। नॉन कल्टीवेटेड एरिया हमारे पास है अभी उपलब्ध 2.8 है, जिसको हम लोग कल्टीवेटेड एरिया में चेंज कर सकते हैं, 2.8 बढ़ जाएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार से जो हमारा बंजर भूमि है या फेलो लैंड है, उसको हम बेहतर करके, अच्छा करके और आगे हम बढ़ा सकते हैं।